बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए? मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नीयती से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए। अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल, इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया, आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है, मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा जो हैं, वो अब एक कानून लेकर आ रही हैं जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया, वो खुद मुकर गया। उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे हैं जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी PMLN लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पर काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन ज़रूर बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। और फिर सारे सहाफ़ी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौइयत का एक अजीब व गरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो जनाब MPA साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है, तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये ख़ानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना, या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को ज़रूर पता होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइल्मी का इजहार। अब वो कहते हैं जी जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निज़ाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही हैं जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे, लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर ये बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज़ मरियम नवाज के कंट्रोल में है, या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं, या वो चीज़ उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पे तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनका वालिद एक वज़ीर आज़म रहा है, वज़ीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाज़ा करें ना, वो जो वज़ीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वज़ीर तालीम है उस लेवल को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वज़ीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना सर है ना पाँव है। तो जिनका वज़ीर तालीम इस नौइयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज़ दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है, या जिस सहाफ़ी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निज़ाम हिल गया है कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं,
क्या आप पाकिस्तान को शुमाली कोरिया से भी बदतरीन कोई जगह बनाना चाहते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप से भी आगे किसी जगह पे जाना चाहते हैं? जनाब एमपीए मुकर गया, कहता जी मेरा नहीं है, मरियम नवाज का है। मरियम नवाज ने खुद बनाया था, पंजाब हुकूमत का, मैं कल्ला नहीं हैगा। और जो मलिक अहमद खान साहब है वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। ये चीज़ भी हो रही है यानी। और इसको जो है वो जोड़ा गया अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निज़ाम। ये उस तरह का एक कानून है जो ये लाया जा रहा है पंजाब के अंदर। अब इसके ऊपर ना लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। जो बहुत करीबी लोग हैं पीएमएलएन के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो लोग भी बेचारे बोलना शुरू हो गए। यानी वो सहाफ़ी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वो बेचारे भी बोल रहे हैं कि यार ये क्या मुसीबत है। अब यहाँ पे जो है वो नजम सेठी का स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, कल ये अपोजिशन में इन्होंने जाना ही जाना है, तो फिर की करोगे तुसी? यानी उन्होंने पंजाबी में उन्होंने पूछा, फिर एक नज़म भी उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये पहले भी मुश्किल हालात से गुजरे हैं और ये फिर भी गुजरेंगे। तो तारीख बड़ी जालिम होती है। यही सारे कवानीन जो है ना, चाहे ये पीका है चाहे ये टीका है, ये जो भी है ना इनके ऊपर ही लगने, ये मार्शल लॉ बिल भी इनके ऊपर ही लगना है। ये जितने आप सख्त से सख्त कवानीन बनाएंगे ना, ये मुड़ के आपके ऊपर ही आएंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान में सब लोग जद में आते रहेंगे इसी तरह के जालिमाना कवानीन के। तो नाजरीन अब ये अच्छा, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है इसके अंदर, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। कौमी पॉलिसी जिसके तहत बड़े मनसब पर फाइज शख्सियात, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया इसके अंदर भी कि जनाब बाकी सारे तो जो है समाज दुश्मन हो जाएंगे, बाकी सब पे तो ये मार्शल लॉ बिल लगेगा, लेकिन ये जो है ना बड़े बड़े लोग जो हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। इस तरह जो पंजाब में तैयार किया गया जो नया कानून है, इसके तहत भी हुकूमत और अहलकारों को गुड फेथ में इससे इस्तिस्ना होगा और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आप अंदाजा करें, आम आदमी की मंजी ठोक दो, अपोजिशन की ऐसी तैसी कर दो, गरीब आदमी को रगड़ा लगा दो, कोई सोशल मीडिया पे नौजवान आवाज उठाए तो उसका पूरा घर तोड़ दो, जो मर्जी उसके साथ करो। लेकिन जब कोई सरकारी मुलाजिम करे या हुकूमत करे तो आपके जी गुड फेथ में किया है। यानी वो एक ताड़ा कुत्ता टॉमी ते साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये एक मिसाल थी, आपको याद होगी। थोड़ा अरसा पहले अली अमीन गंडापुर ने भी एक मिसाल दी थी कि हम नाचें तो ये और तुम नाचो तो वो। तो हर एक की तरह की अपनी अपनी ज़ुबानों में, पश्तो में अलग है, अंग्रेज़ी में अलग है, उर्दू में अलग है, तो बहुत सारी मिसालें बनी हुई हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये सबके लिए अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं। एक मुल्क के अंदर अलग अलग कानून तो नहीं होते कि हुकूमती आदमी अगर ये गंद मारेगा तो उसको माफ़ है, आप ये सोचेंगे गुड फेथ है, यार कोई अच्छा सोच के ही कहा होगा। लेकिन कोई और आदमी अगर कोई सही बात भी कहेगा, इसने ज़रूर बुरा सोचा होगा। अब ये नीयतों का फैसला करना शुरू हो जाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, जजेस नहीं लगाएंगे, इनके अपने सरकारी मुलाजिम अदालतें लगाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, खुद ही फैसले सुनाएंगे और खुद ही उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर पंजाब में करने जा रहे हैं। मियाँ दाऊद साहब हैं एक वकील, और उन्होंने, मियाँ दाऊद एडवोकेट ने इसकी चंद चीज़ें हाईलाइट की हैं। और जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं ना, वो 13 आर्टिकल हैं आइन के। आइन पाकिस्तान के 13 ऐसे आर्टिकल हैं जो बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है ये मार्शल लॉ बिल। तो मियाँ दाऊद एडवोकेट के मुताबिक आइन का आर्टिकल 4 यानी मुसावी कानूनी हक, वो छिन जाता है इससे। आर्टिकल 9 जिंदगी और आज़ादी का हक छिन जाता है। आर्टिकल 10 गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़, ये भी छिन जाता है। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक भी चला जाता है। आर्टिकल 13 दोहरी सज़ा हो जाती है इसमें। आर्टिकल 14 इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता। आर्टिकल 15 नकलो हरकत की आज़ादी नहीं रहती। आर्टिकल 16 इकट्ठे होने की आज़ादी नहीं रहती। आर्टिकल 17 सियासी सरगर्मियों की आज़ादी नहीं रहती। आर्टिकल 18 कारोबार की आज़ादी नहीं रहती। आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी ख़त्म। आर्टिकल 23 और 24 जायदाद खरीदने इस्तेमाल करने का हक ख़त्म, क्योंकि ज़ब्ती हो जाना सारा कुछ। और इसके अलावा भी वो ये बताते हैं कि आइन के आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 अदलिया और इंतजामिया को अलग करना की भी खिलाफ वर्जी है। अब नाजरीन, इस तरीके से ये आइन को पामाल करने जा रहे हैं एक मार्शल लॉ बिल लाकर। देखिए इसमें होगा क्या। आपकी अगर शक्ल पसंद नहीं है ना मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को, कैप्टन सफदर के बेटे को, या मरियम नवाज की किसी बेटी को, रिश्तेदार को, दामाद को, कोई आसपास जानने वाला, इसाक डार को, इसाक डार के बच्चों को, या किसी को भी, किसी वजीर को, किसी वजीर के बच्चे को, किसी जज को, किसी जज के बच्चे को, उसके रिश्तेदार को, किसी ब्यूरोक्रेट को, उसके किसी बच्चे को, किसी एसएचओ को, उसके किसी रिश्तेदार को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, वो आपके खिलाफ एक दरखास्त डाल देगा और हल्की सी सिफारिश करवा देगा। उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट बंद,
आपकी जायदादें जब्त, आपका मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, आपका जो है वो बंद कर देंगे आपके मोबाइल्स, आपका इंटरनेट का इस्तेमाल यानी आप कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड नहीं कर सकेंगे, आपको वहाँ पे भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। डिजिटल निगरानी में आपको डाल देंगे, आपके जिस्म के साथ एक डिवाइस लगा सकते हैं। और ये तो ग्वांतानामो पे भी, वहाँ पे भी इस किस्म के जुल्म जब अमेरिका ने किए थे तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया था कि जनाब कैदियों के जिस्मों में चिपें लगा दी जाएं, इनको ट्रैक किया जाए। तो वो ट्रैक करेंगे जनाब कि ये इसके साथ ये डिवाइस हमने लगा दी है, तो ये डिवाइस जो है अगर ये उतारा या इसने कुछ किया तो इसको फिर 3 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे। तो जनाब अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें आपके साथ की जाएंगी, अमली तौर पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यानी आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अपनी मर्जी से, वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको देख रहे होंगे कि इस बंदे को हमने सिर्फ बाजार तक जाने की इजाज़त दी थी, तो ये परले बाजार में क्यों चला गया, यहाँ मेडिकल स्टोर बंद था तो उधर क्यों चला गया। ये होता है, ये होता है और ये करेंगे। आप देखिएगा मार्शल लॉ में ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें इस तरफ लेकर जा रहे हैं और आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी यही सोच है। नवाज शरीफ भी बनना चाहता था अमीरुल मोमिनीन, जब परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में मार्शल लॉ लगा दिया था। एक तो अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ बन जाता, वो भी वही होना था कौम के साथ। परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा के भी वही कर दिया कौम के साथ। तो फ़ौज कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। मसले का हल होता है साफ और शफाफ इलेक्शन। कौम फैसला करे कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना। बहरहाल कौम को तो कभी फैसला ये लोग करने नहीं देते। बहरहाल आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अब एक मार्शल लॉ बिल जो है उसकी तैयारी अगले मराहिल में जा रही है। रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोकोगे तो मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। एक बात और जो नजम सेठी ने की बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये आ क्यों रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक तरह से ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर नहीं टूटा अभी तक। ये मैं मदर अब्बास साहब को सुन रहा था और भी बहुत सारे सीनियर तजियाकार हैं। देखिए ना, मैं कहूँगा तो मेरा तो थोड़ा सा इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। जो मौजूदा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ मेरा फड्डा है। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मेरे से मेरा मुल्क छीन लिया, मेरी आज़ादी छीन ली, मेरे से मेरे बहुत सारे हुकूक छीन लिए, मुझे बहुत तकलीफ़ दी इन्होंने। तो मेरा तो इनके साथ एक फड्डा है। अगर मैं बात करूँगा तो बाद वक़्त आपको लगेगा कि शायद यार ये गुस्से में भी है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने ऊपर कंट्रोल रखने की और मैं गुस्से से दूर रहकर अपना काम करता हूँ। लेकिन अब बहुत सीनियर लोग जो मीडिया में हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई का जोर नहीं टूटा इनसे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर सकें या उनके वोट बैंक को हिला सकें। हाँ, इन्होंने ऑप्टिक्स ज़रूर क्रिएट कर लिए, जाली इलेक्शन ज़रूर जीत लिए, लेकिन जब भी कभी लोगों को मौका मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग बड़े पैमाने पर निकल कर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल लेंगे। और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सारे जानते हैं। तो अभी जनाब एक और इलेक्शन आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो उससे भी इन्हें खौफ है कि वहाँ पे लोग निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। अगर एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिक पे छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाला जाली फार्म 47 के लिए, तो पूरी की पूरी PMLN, उनकी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सारे के सारे बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे 2024 में 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग एक्सपोज हो गए थे। नादरीन, अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक सख्त स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रही है। अगर तो 5 अगस्त का मोमेंटम बनाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो उनके इंटरनल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये डिबेट हुई थी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, 5 अगस्त को पूरे मुल्क को निकाला जाए और फैसला कुन एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और इस किस्म की तजावीज़ आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से सारा कुछ एवेपोरेट हो गया, सब खामोश हो गए, ये खबरें कहीं दब गई, किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं की। मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे, चंद दिन पहले, जब तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। अगर आप ज़्यादा देर तक कोशिश करें, ज़्यादा देर तक तैयारी करें, उसका मोमेंटम बिल्ड करें, तो एक बेहतर एहतजाज या लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने फ़ौरन करना है, तो फिर तो वो नहीं होता ना, फिर तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है फिर उसी तरह का होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देता हूं, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। वैसे अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। जो होगा वो फिर हम देखेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मंसूबे और चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने ये नहीं बताया कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके बारे में जो एयरवाई ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है। क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 700% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो हैं वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। देखें, आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पर नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही हैं और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफ़ी मुतनाज़ कर दिया और दूसरा उनकी कामयाबी ये है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आज़ादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीज़ों से हटकर वो यहां तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जुल्म के जरिए से किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफामत के चक्कर में और आज अब वो वहां खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नादरीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया और उसके बाद दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के और ईरान के, और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और एक हॉटलाइन भी कायम की जाएगी अमेरिका की और ईरान की फोर्सेस के बीच में। यानी इन दोनों फौजों के बीच में एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जवाबी हमला करने से पहले ये एक दूसरे से रब्ता करके पूछ लें कि जनाब ये काम आपने किया है या कोई तीसरा कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए और ये कतर की तरफ से एक आइडिया है। इस पर अगर अमल दरामद होता है तो ये ज़रा बेहतर रहेगा, एक बड़ी लड़ाई से बचने में मददगार भी साबित होगा। दो चीज़ें हैं जहाँ पे सारी अटेंशन है। नंबर एक, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर बात होगी और नंबर दो जो है वो आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से और कैसे खोलना है उसके ऊपर भी, या खुला कैसे रखना है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी तो सारे मामला ईरान के फ़ायदे के हैं। अमेरिका के नुक्ता नज़र से तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ईरान के फ़ायदे की चीज़ें। बहरहाल मंगल से दोबारा ये बातचीत शुरू होने वाली है और आज इमरान खान साहब के 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से अलीमा खानम और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी बेटी ने केस किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि उन केसेस का क्या बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत से जो है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। नादरीन, समीदीन बलोच, ये बलोच यकजहती कमेटी जो है उसकी एक मेंबर हैं और बहुत आवाज़ उठाती हैं बलोचों के हुकूक के लिए। इनके वालिद को जबरी तौर पे लापता हुए आज 17 साल हो गए। कितनी तकलीफ़ और कितना कर्ब है। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें इन्होंने मारम बलोच को कहा कि देखो मारम, तुम्हारे पास अपने बाप की कब्र है, मेरे पास तो अपने बाप की कब्र भी नहीं है। और वो ये कह रही थी हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें हड्डियाँ ही लौटा दें, हमें गले सड़े जिस्म वापस कर दें, हमें लाशें वापस कर दें ताकि हम अपने प्यारों को रो तो सकें। अब इनके जो वालिद हैं उनको जबरी तौर पे लापता हुए 17 साल हो गए। 28 जून 2009 को उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया